अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन रॉयल ग्लोबल एजुकेशन के ऑफिशियल चैनल पे। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस लर्निंग कोर्स का लेक्चर नंबर 3 है। तो हमने पिछले लेक्चर्स में एक सादी सी शीट बनाई थी जिसमें हमने सीखा था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डाटा कैसे पुट किया जाता है अपना, उस पे फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई की जाती है और फॉर्मेट एज टेबल को हमने देखा था। आज के हम इस लेक्चर में हम फार्मूलाज की तरफ मूव करेंगे। बेसिक फार्मूलाज जो एक्सेल के अंदर इस्तेमाल होते हैं कि एंट्रीज को जमा कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है और इसके साथ हम देखेंगे कि डिवाइड कैसे किया जाता है। लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोगों से गुजारिश है कि हम इतनी मेहनत से वीडियोस बना के आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप लोगों का सपोर्ट बड़ा ज़रूरी है। आप लोग मेरे चैनल रॉयल ग्लोबल एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मज़ीद लोग भी एक्सेल के इन फ्री लेक्चर्स की मदद से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आते हैं। यहाँ से हम पहले एक्सेल ओपन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से हम अब ब्लैक वर्कबुक लेंगे और हम इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से नज़र आ जाए। तो आज हमने स्टार्ट करना है। सबसे पहला फार्मूला जो हम इस्तेमाल करेंगे वो ये है कि सम का फार्मूला, मतलब जमा कैसे किया जाता है एंटिटीज को। तो हम यहाँ पे अपनी छोटी सी एक शीट बना लेते हैं। जैसे स्टूडेंट का नाम लिख लेते हैं। उसके बाद जमा करने के लिए ज़ाहिर है हमें कोई ना कोई तो डाटा चाहिए। तो हम यहाँ पे फ़र्ज़ करें डाटा पुट कर लेते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हैं और एग्ज़ाम्स में इन्होंने फला-फला सब्जेक्ट में इतने-इतने मार्क्स हासिल किए हैं। तो हम लिख लेते हैं, उनकी एक रिज़ल्ट शीट एक तरह की क्रिएट कर लेते हैं। स्टूडेंट नेम, आगे उनका सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट कोई भी लिख ले, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इस्लामियात। चलें हम ये 4 सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं और आगे फिर हम ये देखते हैं कि इन सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स लिख लिख लेते हैं कि इनके टोटल मार्क्स है कितने। और फिर फर्दर आगे हम एक कॉलम में लिख लेते हैं कि इनके ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं, कि इन्होंने इन सब्जेक्ट्स में मार्क्स टोटल कितने हासिल किए। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स के नेम लिख लेते हैं। ये मैंने स्टूडेंट्स के नेम लिख लिए। अब आगे हमें सब्जेक्ट्स के मार्क्स तो खुद ही लिखने पड़ेंगे कि इसने इस सब्जेक्ट्स में इतने मार्क्स हासिल किए। तो हम यहाँ पे मार्क्स पुट कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें अली की इंग्लिश में 75 आए हैं 100 आउट ऑफ 100। तो हमने ये भी बताना है कि इस सब्जेक्ट के टोटल मार्क हैं कितने, वो भी कहीं पे तो लिखना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो रो है हमारी पहली ये वाली, इस रो के ऊपर एक रो ले लेते हैं जिसमें हम टोटल मार्क्स लिख लेंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, हम इंसर्ट में जाके इंसर्ट शीट रो पे क्लिक करेंगे तो ऊपर हमारे एक रो आ गई है। हम यहाँ पे इसके टोटल मार्क्स लिख देते हैं कि ये 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है। अब आगे फर्दर इनमें एड्रेस पुट करते हैं। उर्दू में फ़र्ज़ करें इसके मार्क्स आए हैं 60, इसके आए हैं 85, इसके आए हैं 95। इसी तरह से सारे स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स में जितने उन्होंने मार्क्स लिए हैं वो हम पुट करते जाएँगे। अच्छा, ये स्टूडेंट्स में जब एंट्री करके नेक्स्ट सेल पे मूव करता हूँ तो वो कीबोर्ड के ऊपर कैप्स लॉक के ऊपर एक बटन है टैब का। मैं वो टैब प्रेस करता हूँ तो वो मेरा कर्सर आगे वाले सेल में मूव हो जाता है। अब हमने इनका ये मार्क्स लिख लिए हैं सबके। अब हम क्या करते हैं, ये जो टोटल मार्क्स वाला हमारा कॉलम है इसमें हम टोटल मार्क्स लिखेंगे कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे, कितने टोटल सब्जेक्ट्स हैं 1 2 3 4। तो इन टोटल 4 सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स कितने होंगे? तो ज़ाहिर है एक सब्जेक्ट के अगर 100 है तो चारों के कितने हो जाएँगे? 400। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 400। इसको मैं क्या करूँगा, इसको एज़ इट इज़ मैं नीचे ड्रैग कर लूँगा क्योंकि सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके टोटल मार्क्स 400 ही बन रहे थे। अब हम देखते हैं कि ऑब्टेन्ड मार्क्स कैसे निकालते हैं। तो हम सबसे पहले तो टेबल को थोड़ा-सा सेट कर लेते हैं। इसको ऑटो इसकी एडजस्ट कर लेते हैं। इसको मैं हेडिंग बना देता हूँ। ये मैं इसका कलर सेलेक्ट कर लिया। अब
यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स पे हम क्या करेंगे, इनके मार्क्स जो इन्होंने आउट ऑफ 400 लिए हैं वो सारे कैलकुलेट करने हैं। तो आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी सेल में फार्मूला लिखना है, फार्मूला लिखने से पहले आपने इक्वल का साइन प्रेस करना है। जैसे ही आप इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो एक्सेल के सेल को पता चल जाएगा कि अब यहाँ पे फार्मूला आने लगा है। अब हमने क्या करना है, उन 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को हमने जमा करना है। जमा करने के लिए क्या करेंगे, हम ये इंग्लिश वाला जो मार्क है इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर आगे प्लस का बटन प्रेस करेंगे, फिर उर्दू वाले को सिलेक्ट करेंगे, फिर प्लस का बटन प्रेस करेंगे, फिर मैथ वाले पे फिर प्लस का बटन प्रेस किया, फिर इस्लामियात वाले को सिलेक्ट किया और आगे फर्दर हमारे पास कोई और सब्जेक्ट नहीं है जमा करने के लिए, तो हम फिर प्लस का बटन प्रेस नहीं करेंगे और यहीं पे हम एंटर का बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो उसको जमा करके हमें टोटल वैल्यू बता देगा। अच्छा, एक तो ये तरीका है जिससे आप अलग-अलग से हर एंट्री को सिलेक्ट करके जमा कर सकते हैं। एक और तरीका है जो कि सबसे ज़्यादा आसान है। मसलन अगर मेरे पास कोई 100 ऑफ वैल्यूज़ है या ज़्यादा वैल्यूज़ है कि मैं एक-एक ही सिलेक्ट करता रहूँगा तो वो दिल करे मुझे 1 घंटा लग जाए सबको सिलेक्ट करने में ही। तो एक आसान सा फ़ॉर्मूला है हमारे पास। हम क्या करते हैं, हम इक्वल का बटन प्रेस करेंगे क्योंकि हमने फ़ॉर्मूला अप्लाई करना है। अब इक्वल का बटन प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे SUM। ये एक फंक्शन है, ये आपने याद रखना है, SUM। अब SUM की जितनी भी टाइप्स हैं वो देखिए नीचे सारी शो कर रहा है। हमें चाहिए सिर्फ ये वाली सम SUM, सादा SUM हमने इस्तेमाल करना है। तो जब भी हम फंक्शन टाइप करेंगे, एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि फंक्शन की 2 ब्रेसेस होती हैं, एक ओपनिंग ब्रेस और एक क्लोजिंग ब्रेस। आपने वो लाज़मी लगानी है। अगर ये नहीं लगाएँगे तो कोई ना कोई एरर शो हो जाएगा और हमारी वैल्यू गलत आ जाएगी। तो आपने जब भी फंक्शन कोई भी अप्लाई करना है, फंक्शन का नाम लिखने के बाद आपने एक ओपनिंग ब्रेसेस भी लगानी है और एक क्लोजिंग ब्रेसेस भी लगानी है। अब इन दोनों ब्रेसेस के दरमियान में हम अपनी कंडीशन देंगे कि हमने क्या करना है या हम अपना रेफरेंस देंगे। एसयूएम का मतलब है कि सम करना है, मतलब जमा करना है वैल्यूज को, और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे कि हमने किन वैल्यूज को जमा करना है। तो ब्रैकेट के अंदर हम अपना कर्सर लेके आएंगे और हम अपनी वो रेंज सिलेक्ट करेंगे उन सेल्स की जिनको हमने प्लस करना है। तो हमने ये वाले जो 4 सेल्स हैं इनको जमा करना है, तो हम सिंपली ड्रैग करके इनको सिलेक्ट करेंगे और ये देखें ब्रैकेट के अंदर रेफरेंस आ गया है B4 से लेके E4 तक, या जो सेल्स हैं उनको वो जमा कर दे। हम या ड्रैग भी करके ऐसे सिलेक्शन कर सकते हैं या सिंपली खुद भी लिख के इसको बता सकते हैं। जैसे मैं ब्रैकेट्स के अंदर अपना कर्सर लेके आया हूँ और सिंपली मुझे कहाँ से शुरू करना है, B4 से। भाई यहाँ पे लिखूंगा B4, आगे मैं लगाऊंगा कॉलन, जो 2 डॉट होते हैं ऊपर नीचे उनको कॉलन बोलते हैं। आपने वो कॉलन लगाना है, शिफ्ट एल के साथ वाला जो बटन है, शिफ्ट कॉलन। कहाँ तक हमने अपनी वैल्यूज को जमा करना है, ये देखें E4 तक हमने जमा करना है। तो हम सिंपली E4 लिख के एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो उसने उसका सम निकाल के हमें दिखा दिया है। अब बारी बारी इसी तरह से सब पे अप्लाई करते जाएंगे तो ये सम का सम निकल आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास लिस्ट लंबी हो तो हम क्या बारी बारी सम का सम निकालने में टाइम जाया करेंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जिस सेल पे हमने फार्मूला अप्लाई किया है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसे ड्रैग करके नीचे ले जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली सबका ऑब्टेन्ड मार्क्स निकाल के हमें बता देगा। ये सिंपल सा एक फार्मूला है सबका, जो हमने अप्लाई किया है डिफरेंट एंट्रीज को जमा करने के लिए, और फिर हमने उसको ड्रैग कर दिया ताकि बाकी के स्टूडेंट्स का भी ऑटोमेटिकली वो जमा करके हमें शो करवा दे। आपको मैं एक और चीज बता दूं यहाँ पे कि ये जो नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स के सामने यहाँ पे ये है फार्मूला बार। अगर किसी सेल के अंदर हमने फार्मूला अप्लाई किया है तो आप देखिए ये वाला जो सेल है मेरा G3, जिसपे 315 मार्क्स लिखे हुए हैं। अब यहाँ शो तो मुझे 315 कर रहा है, लेकिन फार्मूला बार में उसके बैकएंड पे जो फार्मूला अप्लाई हुआ है वो मुझे शो कर रहा है। ये होता है फार्मूला बार का काम। जैसे ये वाला सेल है 95, इसके बैकएंड पे कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं किया तो फार्मूला बार में वो एज इट इज वही चीज, वही टेक्स्ट, वही नंबर शो करवा देगा जो सेल में लिखा हुआ है। लेकिन अगर सेल के अंदर कोई फार्मूला अप्लाई किया हुआ है
और सेल के अंदर हमें रिजल्ट शो हो रहा है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि इसके पीछे कौन-सा फ़ॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। तो हम सिंपली उस सेल को सिलेक्ट करेंगे और फ़ॉर्मूला बार से देख लेंगे कि इस सेल के अंदर कौन-सा फ़ॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सम द फ़ॉर्मूला ही इस्तेमाल करना है। ये वाला जो फ़ॉर्मूला है प्लस वाला, जो मतलब एक सेल को सिलेक्ट करने के बाद प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस, ये अगर आपके पास 2-3 एंट्री है तो उनके लिए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा एंट्रीज़ है तो फिर आपको सम का फ़ॉर्मूला ही सूटेबल करेगा, क्योंकि उसमें हमने सिर्फ़ एक रेंज देनी होती है और उस रेंज के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं वो उन सब को जमा करके हमें रिज़ल्ट दे देता है। इसको मैं ऊपर रो ले लेता हूँ ताकि मैं इनको मर्ज करके यहाँ लिख दूँ कि हमने यहाँ पे सम फार्मूला अप्लाई किया है। ठीक है? इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे के थोड़ा-सा हाइलाइट कर देता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, हम इस तरह भी तो कर सकते थे ना कि यहाँ पे मैं लिख देता इज़ इक्वल, और फिर ये वाला जो मार्क है इसको मैंने जमा करना है तो मैं लिख देता हूँ 75, फिर प्लस, फिर 60, फिर प्लस, फिर 85, फिर प्लस, फिर 95। इस तरह से भी मैं लिख के एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो मुझे सेम एज़ इट इज़ वही वैल्यू आएगी जो कि इस सेल में लिखी हुई है। मैंने इस सेल के अंदर ये वाला फ़ॉर्मूला लिखा है कि B4, C4, D4 और E4 को प्लस करना है। मतलब इन सेल्स के अंदर जो चीज़ें भी लिखी हुई हैं वो तुमने प्लस प्लस करनी है, ना कि इन वैल्यूज़ को प्लस करना है जो मैंने इंडिविजुअल से इस सेल के अंदर दी हैं। अगर मैं इस सेल के अंदर जाके कोई चेंजिंग करता हूँ, मसलन मुझे बाद में याद आता है कि इसके नंबर जो है अली के 75 नहीं है, वो 65 है। तो जैसे ही मैं 65 लिख के एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो आप इधर देखिए कि ये ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका हुआ है उसके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं। मसलन अगर मैं यहाँ पे भी कोई चेंजिंग करता हूँ कि इसके 35 मार्क्स नहीं थे, इसके 95 थे, तो ये ऑटोमेटिकली इधर भी चेंज कर देगा। ये फ़ायदा होता है हमें एक्सेल के अंदर रेफरेंसेस देने का। कल को अगर हम कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली जहां हमने वो फार्मूला अप्लाई किया होता है तो उसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली उस वैल्यू के हिसाब से चेंज हो जाता है जो हमने वैल्यू चेंज की है। अब हम अपने अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे एक और छोटी सी शीट बना लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारी एक शीट बना लेते हैं प्रोडक्ट्स की। ठीक है, कि प्रोडक्ट्स कौन कौन सी है, उनकी क्वांटिटी कितनी है और उनकी प्राइस क्या है, और यहाँ पे हम उनकी टोटल वैल्यू निकाल लेंगे इस सेल के अंदर। दरमियान वाला सेल मैंने वैसे ही छोड़ दिया, अगर नहीं भी छोड़ना चाहते तो ये मैं नहीं छोड़ता। टोटल वैल्यू या टोटल प्राइस या टोटल अमाउंट लिख लेते हैं ना। अच्छा, प्रोडक्ट्स फर्ज करें हमारे पास है, एप्पल्स है, बनानास है, वाटरमेलन है, कैरेट्स है। तो हम आगे इनकी क्वांटिटी लिख लेंगे कि ये कितनी-कितनी क्वांटिटी में है। फ़र्ज़ करें एप्पल्स जो है वो 12 है, बनानास 30 हैं, वाटरमेलन 3 है और कैरेट्स जो है वो फ़र्ज़ करें 25 है। तो हम आगे लिख लेते हैं कि इनकी प्राइस लिख लेते हैं कि इनकी प्राइस है कितनी। एक एप्पल की प्राइस हमारी कितनी है? तो हम लिख लेते हैं कि इसकी प्राइस ₹20 है, इसकी प्राइस ₹10 है, इसकी प्राइस ₹50 है और इसकी प्राइस जो है वो ₹5 है। अब हम इनकी टोटल अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। तो टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए हमें मल्टीप्लाई का फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक तो तरीका सिंपल यही है कि जब भी आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है तो आपको पता है कि सेल के अंदर सबसे पहले इक्वल का साइन होता है। हम इक्वल का साइन लगाते हैं और उसके बाद फिर अपनी वैल्यूज़ देते हैं उसे या अपना फार्मूला देते हैं उसे। तो हम सिंपली क्या करेंगे, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई होता है एक्सेल के अंदर बेसिकली स्टेरिक का जो निशान होता है, वो शिफ्ट 8 जो डिजिट है आपके कीबोर्ड पे, आप उसको प्रेस करेंगे तो उससे भी आ जाएगा, या फिर अगर आपके पास कीबोर्ड के राइट साइड पे न्यूमेरिक कीपैड वाले बटन्स हैं, तो आप 9 के ऊपर देखिए वहाँ भी स्टेरिक बना हुआ है, उसको मल्टीप्लाई बोलते हैं। आपने वो प्रेस करना है और उसके बाद जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई करवाना है उसको सिलेक्ट करें और एंटर का बटन प्रेस करें, तो ये उसने हमें उसका प्रोडक्ट फाइंड करके दे दिया है। अच्छा, अब अगर हमारे पास वैल्यू ज़्यादा हो तो हम क्या करें? सिंपली वही बात सिंपल ही आ गई। हम सिंपली क्या करेंगे, प्रोडक्ट का फ़ॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे बेसिकली। इक्वल हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट जैसे ही लिखा और आपको ये भी पता है कि जब भी कोई फंक्शन लिखा जाता है तो उसकी ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस भी होती है। तो हमने ओपनिंग ब्रेस लगानी है और क्लोजिंग ब्रेस भी लगानी है और हमने ब्रेसेस के अंदर अपनी रेंज या कंडीशन देनी होती है। तो हम ब्रेसेस के अंदर आएँगे, उसको रेंज बताएँगे कि इन 2 वैल्यूज़ का प्रोडक्ट फाइंड करो और एंटर का बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो इनका भी प्रोडक्ट आ चुका है। इसी तरह से हम इसको ड्रैग करेंगे नीचे तो ये बाकी का प्रोडक्ट भी निकाल के हमको दे देगा। ये बहुत ही आसान से फ़ॉर्मूलाज़ हैं, बस इनको इस्तेमाल करना आना चाहिए कि कैसे इनको इस्तेमाल करना है। देखिए, हमेशा आपने याद रखना है कि जब भी कोई फ़ंक्शन लिखना है, तो उसके लिए सबसे पहले इक्वल का साइन होना चाहिए, फिर फ़ंक्शन का नाम होना चाहिए, फिर उसके बाद फ़ंक्शन की ओपनिंग ब्रेस होती है और फिर उसके बाद फ़ंक्शन की क्लोजिंग ब्रेस होती है। और उन ब्रेसेस के अंदर हम अपनी कंडीशन या अपनी रेंज उसको देते हैं ताकि वो उसके ऊपर वो फ़ॉर्मूला अप्लाई करे जो हमने उसको फ़ॉर्मूला दिया है। अच्छा, ये हो गया सम का फ़ॉर्मूला, ये हो गया मल्टीप्लाई का फ़ॉर्मूला। अब हम क्या करते हैं, अब हम सब्ट्रैक्शन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको मर्ज एंड सेंटर करके हेडिंग दे देता हूँ सब्ट्रैक्शन की। अब सब्ट्रैक्शन में हम एक छोटी-सी शीट बना लेते हैं। देखिए, मैं डिफरेंट शीट्स इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि डिफरेंट सिनेरियोज़ में ये फ़ॉर्मूला कैसे इस्तेमाल किया जाता है। एक शीट के अंदर भी ये सारा कुछ हो सकता है। लेकिन डिफरेंट अलग से शीट बना के समझाने का मकसद ये है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, अब एक शीट बना लेते हैं प्रोडक्ट्स की कि मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ की है और फिर उनको सेल किया है और फिर ये देखते हैं कि उनमें हमें प्रॉफ़िट या लॉस कितना हुआ। जैसे अब यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोडक्ट्स और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि मेरी जो परचेज़ अमाउंट है उनकी वो कितनी है, परचेज़ अमाउंट और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेल अमाउंट और आगे मैं लिख लेता हूँ मुझे प्रॉफ़िट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक हो गया, इसको मैं एडजस्ट करके सही तरह से आप लोगों के सामने बता देता हूँ ताकि आपको नज़र सही से आ जाए। अब प्रोडक्ट्स हमारी कौन-कौन सी हैं, फ़र्ज़ करें हम ब्यूटी केयर में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि लोशन है, फिर क्रीम है, फिर सोप है, ठीक है? फिर उसके बाद शैम्पू है, तो इसी तरह से टूथपेस्ट है। तो ये मेरी कुछ प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद मैंने इनको परचेज़ कितने में किया था। लोशन को मैंने परचेज़ किया फ़र्ज़ करें 500 में, क्रीम को मैंने परचेज़ किया है 200 में, सोप को मैंने परचेज़ किया है ₹50 में, शैम्पू को मैंने परचेज़ किया है 600 में, टूथपेस्ट को मैंने परचेज़ किया है 200 में। अब मैं ये देखूँगा कि मैंने इनको सेल कितने में किया है। लोशन जो है वो मेरा सेल हो गया है ₹550 में, क्रीम मेरी 150 में सेल हो गई, सोप जो है वो मेरा ₹100 में सेल हो गया और शैम्पू जो है वो 600 में सेल हो गया और टूथपेस्ट जो है वो भी मेरी 300 में सेल हो गई। प्रॉफ़िट या लॉस अब निकालने का तरीकाकार ये है कि जो हमने प्रोडक्ट अपनी सेल की है, उसकी सेल अमाउंट में से हम अपनी परचेज़ अमाउंट को माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफ़िट या लॉस नज़र आ जाएगा। जैसे अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाएँगे? इक्वल का साइन क्योंकि हम यहाँ पे फ़ॉर्मूला लगाने लगे हैं। इक्वल का साइन लगाएँगे और फिर जिस एंट्री में से कोई एंट्री माइनस करनी है, तो सबसे पहले आपने वो एंट्री सिलेक्ट करनी है जिसमें से आपने माइनस करना है। मसलन मैंने ये सेल अमाउंट में से परचेज़ अमाउंट माइनस करनी है, तो मैं सेल अमाउंट को पहले सिलेक्ट करूँगा। सेल अमाउंट को सिलेक्ट किया, फिर आगे मैंने माइनस का साइन लगाया और उसके बाद परचेज़ अमाउंट को सिलेक्ट किया और एंटर का बटन मैं जैसे ही प्रेस करूँगा, तो वो मुझे बता देगा कि ₹50 का हमें प्रॉफ़िट हो चुका है। इसी तरह से अगर मैं इसको ड्रैग करके नीचे ले आऊँ, तो ये देखें ये सबका हमें प्रॉफ़िट या लॉस बता देगा। अब ये जो एक एंटिटी है क्रीम की इसमें से मुझे नज़र आ गया कि -50 मतलब मुझे लॉस हुआ है और ये शैम्पू में से मुझे कोई भी ना प्रॉफ़िट हुआ है या ना लॉस हुआ है। बस ये 3 एंटिटीज़ ऐसी हैं जिनमें से मुझे प्रॉफ़िट हुआ है। तो ये भी एक सिंपल सा तरीका था सब्ट्रैक्शन का। इसी तरह से हम आगे चलते हैं अपने चौथे फ़ॉर्मूले की तरफ। चौथा फ़ॉर्मूला हमारा डिवाइड का। तो ये बड़े आसान-आसान से फ़ॉर्मूले हैं, बेसिक से फ़ॉर्मूले हैं। इनको समझाने का अलग-अलग से मकसद ये है कि जब हम फ़र्दर आगे बड़ी शीट्स पे काम करेंगे, तो उन पे हम इनको कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम सीख के फिर आगे फ़र्दर बड़ी शीट्स इनकी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा-सा कलर दे देता हूँ। अब डिवाइड हमने करना है।
डिवाइड मतलब एक और शीट ले लेते हैं कि मेरे पास मैंने इतनी चीज़ें परचेज़ की है, मसलन मैंने एक बल्क अमाउंट में कुछ परचेज़ किया है, तो मैं हर आइटम की अलग-अलग से देखना चाहता हूँ कि प्राइस कितनी है। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये ए एप्पल मैंने परचेज़ किए हैं, बनानास मैंने परचेज़ किए हैं, वाटरमेलन मैंने परचेज़ किए हैं, कैरेट्स मैंने परचेज़ की है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, एक और रो ले लेते हैं ऊपर ताकि हेडिंग भी दे दूँ और आपको आसानी से समझ आ जाए। यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रोडक्ट्स, ये व्हाइट लिखा हुआ है, इसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट्स, अब परचेज़ क्वांटिटी मेरी कितनी है उसकी, अमाउंट पहले लिख लेते हैं कि परचेज़ अमाउंट कितनी है और परचेज़ क्वांटिटी कितनी है। और फिर बाद में मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि एक प्रोडक्ट मुझे कितने की पड़ी है। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख लूँगा अमाउंट ऑफ 1 पीस, ठीक है? तो इसको मैं थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, परचेज़ अमाउंट मैंने फ़र्ज़ करें एप्पल जो है वो मैंने 5,000 के मैंने परचेज़ किए हैं। बनानास जो है वो मैंने 10,000 के परचेज़ किए हैं। वाटरमेलन जो है वो मैंने 6,000 के परचेज़ किए हैं। कैरेट्स जो है वो मैंने 7,000 के परचेज़ किए हैं। और परचेज़ कितनी-कितनी की है? फ़र्ज़ करें मैंने एप्पल जो है ये मैंने परचेज़ किए हैं 20 केजी, हम परचेज़ क्वांटिटी के साथ ही मेंशन भी कर देंगे कि इन केजी या दर्जन जो भी है, क्योंकि बनानास तो जो है वो दर्जन में हम परचेज़ करते हैं, केजी में तो नहीं करते। तो बनाना जो है वो 15 दर्जन हमने परचेज़ किए हैं, वाटरमेलन जो है वो केजी में हो गए। तो हम लिख लेते हैं कि ये मैंने 100 केजी परचेज़ किया है और कैरेट मैंने 200 केजी परचेज़ किया है। अब हमने 1 केजी की प्राइस निकालनी है या 1 दर्जन की प्राइस निकालनी है। तो यहाँ पे भी हम चेंज कर देंगे अमाउंट ऑफ 1 केजी या ठीक है, अमाउंट ऑफ 1 केजी। तो सिंपली हम क्या करेंगे डिवाइड के लिए कि जितनी भी हमारी परचेज़ अमाउंट है उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी से। मतलब मैंने 15 केजी जो एप्पल परचेज़ किए हैं, उसको मैं डिवाइड कर दूँगा टोटल अमाउंट से, तो मेरे पास 1 केजी की प्राइस निकल आएगी सिंपली। तो फ़ॉर्मूला अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको भी पता है, पहले इक्वल का साइन, फिर उसके बाद हम परचेज़ अमाउंट पे क्लिक करेंगे और डिवाइड कर देंगे इसको परचेज़ क्वांटिटी से, तो हमारे पास 1 केजी की प्राइस आ गई है 250 कि 250 रुपीज़ पर केजी मुझे एप्पल पड़ गए हैं। इसी तरह से मैं इसको भी देखूँगा, दोबारा अप्लाई करके देख लेते हैं। बनाना सेलेक्ट करेंगे, परचेज़ अमाउंट, डिवाइड और साथ ही परचेज़ क्वांटिटी और एंटर, और ये मुझे पड़ गए हैं 666 रुपए पर दर्जन के हिसाब से। तो इसी तरह हम बाकियों को इसी से ड्रैग करके नीचे ले जाएँगे, तो वो बाकियों की भी फाइंड करके हमें बता देगा कि वाटरमेलन मुझे 60 रुपए पर केजी पड़ा है और कैरेट्स जो है वो 35 रुपए पर केजी पड़े हैं। तो ये स्टूडेंट्स एक सिंपल से फार्मूले थे 4 जो आज हमने सीखे हैं। सम का फार्मूला, मल्टीप्लाई का फार्मूला, सब्ट्रैक्शन का फार्मूला और डिवाइड का फार्मूला। अच्छा, अब हम थोड़ी-सी चीज़ें और देख लेते हैं इसमें। देखिए, प्राइस मेरे से ना सही तरह से मतलब मैं देख रहा हूँ ना, तो मुझे लग रहा है जैसे कि ये नंबर लिखे हैं, लेकिन इनको और अच्छे तरीके से रिप्रेज़ेंट होना चाहिए था। रिप्रेज़ेंटेशन से मुराद ये है कि इनके साथ अगर जो करेंसी है वो भी शो हो जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें ये जो सेल है, ये सेल इसकी टाइप को चेंज करना पड़ेगा। इसकी टाइप अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो होती है जनरल, कि आप इसमें टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं ये जो मेरी एंट्रीज़ हैं, इनकी मैं टाइप चेंज करके करेंसी की टाइप रखना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद ये आप होम टैब के अंदर देखें, नंबर वाले सेक्शन में ये सबसे ऊपर लिखा होगा जनरल। आप यहाँ पे जाएँ
और यहाँ पे इसकी टाइप चूज़ कर लें आपने कौन-सी टाइप रखनी है। फ़र्ज़ करें मैंने नंबर वाली रखनी है तो सिंपली वो नंबर वाले टाइप इसकी कर देगा, वो पॉइंट्स में फिर लिखना शुरू कर देगा। अगर मुझे करेंसी वाली चाहिए तो मैं यहाँ से करेंसी वाली चूज़ कर लूँगा। अकाउंटिंग वाली चाहिए, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइप, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक या इसके अलावा और भी फॉर्मेट्स हैं। आप वो फॉर्मेट्स पे क्लिक करें तो यहाँ से आपको वो सारे फॉर्मेट्स नज़र आ जाएँगे। मुझे फिर वक़्त यहाँ पे करेंसी वाली चाहिए, तो जनरल में जाके मैं इसको करेंसी पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये डॉलर साइन बन गया। अब मुझे डॉलर नहीं चाहिए, फ़र्ज़ करें मेरी कोई और करेंसी है, मैंने कोई और करेंसी इस यहाँ पे शो करवा रही है, जैसे हमारी पाकिस्तान में पीकेआर चलती है, तो हम यहाँ से पीकेआर कैसे करेंगे? इनको मैंने सिलेक्ट किया, करेंसी वाले सॉरी नंबर फॉर्मेट वाले में मैं जाऊँगा और यहाँ से मोर नंबर फॉर्मेट्स पे जाऊँगा। चूँकि मैंने चूज़ किया था करेंसी और यहाँ से मैं अपना जो है वो सिंबल चूज़ कर लूँगा। जैसे मैंने पीकेआर करना है तो मैं पी प्रेस करूँगा, तो ये मेरे पास पीकेआर आ चुका है और मैं इसको सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर दूँगा तो ये देखिए पीकेआर ₹20। अच्छा, 20.00 आ रहा है मेरे पास। अगर मैं चाहूँ तो मैं ये रख सकता हूँ, ना चाहूँ तो नहीं भी रख सकता। मसलन अगर मुझे ये 00 नहीं चाहिए, तो मैं ये टाइप के नीचे आप देखें ये है इंक्रीज़ डेसिमल और ये है डिक्रीज़ डेसिमल। मतलब पॉइंट के बाद जो डेसिमल्स है वो आप कितने डिजिट तक रखना चाहते हैं। मसलन अगर 1 डिजिट तक रखना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 शो हो रहे हैं तो मैं इसको डिक्रीज़ पे क्लिक कर दूँगा तो देखें वो 1 डिजिट आ गया पॉइंट के बाद। अगर इसको मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो वो 1 डिजिट भी ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह मैं इंक्रीज़ डेसिमल पे क्लिक करूँगा तो वो पॉइंट के बाद डिजिट्स बढ़ाता जाएगा। तो सिंपली यहाँ से मैं अपने डिजिट्स को पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं उनको कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। इसी तरह से ये टोटल अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट में भी मैं ये करेंसी वाला ही अप्लाई कर दूँगा। ठीक हो गया? ओके। इनको मैं सेंट्रलाइज़ कर लेता हूँ। इसी तरह से ये भी देखें कि ये भी मेरे पास अमाउंट्स ही है सारी, तो मैं इन सारी को क्या करूँगा करेंसी और यहाँ से उसकी टाइप चूज़ कर लूँगा, मोर नंबर फॉर्मेट पे जाके पीकेआर। इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं करेंसी और पीकेआर। अब स्टूडेंट थोड़ी-सी एक चीज़ की रिव्यू कर लेते हैं। हमने देखा था फॉर्मेट एज़ टेबल अपने पिछले लेक्चर में। तो हम यहाँ पे भी एक टेबल क्रिएट करके देख लेते हैं मतलब फॉर्मेट एज़ टेबल इस्तेमाल करके देख लेते हैं। जैसे ये वाला मेरी शीट है, इस पे मैं यहाँ से फॉर्मेट एज़ टेबल में जाके कोई भी डिज़ाइन चूज़ करता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए मैंने हेडर्स भी अपनी सिलेक्शन में चूज़ किए हैं, तो मैं यहाँ पे टिक करूँगा कि मेरे हेडर्स हैं टेबल में। ओके। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली देखना चाहता हूँ कि जो एक स्टूडेंट है अनीस, उसके कितने मार्क्स आए हैं, तो मैं सिंपली इसको यहाँ से फ़िल्टर अप्लाई करके बाकियों को अनचेक कर दूँगा और अनीस को चेक करके उसको देख लूँगा कि इसके कितने मार्क्स आए हैं। देखिए, ये फ़ायदा होता है फॉर्मेट एज़ टेबल का कि वो हमें ऑटोमेटिकली उस पे फ़िल्ट्रेशन अप्लाई करके दे देता है। हम उसमें से चूज़ कर लेते हैं कि हमें कौन-सी एंटिटी चाहिए जो हमें वाज़िया तौर पे हम देख सकें, क्योंकि रिकॉर्ड्स बहुत लंबा है, बहुत लंबी लिस्ट है, तो मैं जब ढूँढूँगा तो बड़ा टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो सिंपली हम उसका एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं फॉर्मेट एज़ टेबल और फिर वहाँ से फ़िल्टर अप्लाई करके चूज़ कर लेते हैं कि हमें सिर्फ़ ये वाली एंट्रीज़ दिखा दो, हमने सिर्फ़ इन एंट्रीज़ का डाटा देखना है। तो वो सिंपली हमने वो अप्लाई करके देख लिया। आप लोगों ने क्या करना है, ये सारी चीज़ें, ये चारों फ़ार्मूलाज़ अप्लाई करने हैं अपनी शीट के ऊपर और अप्लाई करने के बाद ये आपका छोटा-सा प्रोजेक्ट है जो आपने मुझे सबमिट करवाना है मेरी ईमेल पे या मेरे व्हाट्सएप पे। आज के हमारा जो लेक्चर था इसमें ये 4 फ़ार्मूलाज़ ही शामिल थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम मज़ीद फ़ार्मूलाज़ लेके आएँगे और मज़ीद चीज़ों को देखेंगे। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करते रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अपने दोस्तों में शेयर करें, उनको ये वीडियोज़ दिखाएँ, उन्हें बताएँ कि कितनी आसानी के साथ आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोर्स कर सकते हैं और डिप्लोमा भी हासिल कर सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, मुझे आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।